नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हमारे घर में मेरे भाई की शादी हुई थी और दुल्हन को मैं खुद उसके कमरे में छोड़कर आई थी। लेकिन हम सब लोग डरे हुए थे, कोई भी खुश नहीं था क्योंकि इससे पहले जो हमारे साथ हुआ था, अगर कोई जान लेता तो हैरान रह जाता। मेरी माँ तो भगवान के सामने ही बैठी थी, कह रही थी सुबह तक प्रार्थना करूंगी तो भी बैठ जाऊंगी, लेकिन मुझे घर में बहुत काम थे। काम खत्म हो गए, थोड़ी देर बाद आंख लग गई। जब सब लोग सुबह उठे और भाई के कमरे का दरवाजा खुला तो सब हैरान रह गए, क्योंकि जो भाभी की हालत थी उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे भाई ने सारी रात उसकी। दोस्तों, आगे कहानी बहुत ही मजेदार होने वाली है। कहानी को पूरा सुनने से पहले आपसे हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग कहानी को सुनकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। कृपया सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, हमारा एक ही भाई था और वह भी ऐसा कि उसने पूरे घर को संभाला हुआ था। हम 3 बहनें थी और 2 बहनों की शादी हो चुकी थी। मेरा नाम नीलम है। फिलहाल इस घर में मैं और मेरी माँ ही थी। जो 2 बहनों की शादी हुई थी वे भी घर आती जाती रहती थी। जब भाई की शादी के बारे में सोचा तो माँ का कहना था कि उसकी शादी नहीं करवाते। हमने कहा क्यों? तो माँ ने कहा देखो, यह कमाने वाला लड़का है, अगर इसकी शादी हो गई तो यह हमें पैसे नहीं देगा और अपनी पत्नी के आगे पीछे फिरने में गुजार देगा। हमें लगा कि माँ मजाक कर रही है। हम तीनों बहनें साथ बैठी थी। हमने कहा माँ कैसी बातें कर रही हो, इस बात के पीछे क्या है? हम अपने भाई की शादी नहीं करवाएंगे और कब तक नहीं करवाएंगे? शादी तो करवानी पड़ेगी। तो वह कहने लगी हाँ, मैं तो मजाक ही कर रही थी। खैर, मेरी बड़ी बहन ने अपने ससुराल से एक लड़की तलाश ली। उसने कहा बहुत ही अच्छी लड़की है, मैंने भी देखी है, इसके साथ शादी करवाते हैं। हमने कहा हाँ, लेकिन लड़की सुंदर होनी चाहिए, क्योंकि मेरे भाई की यही इच्छा थी कि शादी तो मैं आप लोगों की पसंद की लड़की से कर लूंगा, पर मेरी एक छोटी सी शर्त है कि लड़की सुंदर होनी चाहिए। लड़कों को तो खूबसूरत लड़कियां ही अच्छी लगती हैं। खैर, वह लड़की वाकई बहुत सुंदर थी। उसके साथ भाई की शादी पक्की हो गई। भाई को तस्वीर दिखाई तो वह मान गया। उसने कहा हाँ, लड़की तो बहुत अच्छी है। शादी बहुत बहुत धूमधाम से हुई थी क्योंकि हमारा एक ही भाई था। हम लोग खूब नाचे गाए, हमने सारी रस्में निभाई। जब शादी की रात थी तो मैं अपनी भाभी के पास ही बैठी थी। भाई कमरे में आने वाला था। भाभी को हमने कमरे में पहले से ही बिठा दिया था। मेरी बहनों की शादी हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने भाभी के साथ न तो कोई उल्टी बात की, न ही कोई उल्टा मजाक किया और न ही कोई ऐसी बात की जो भाभी को बुरी लग जाए। लेकिन मेरी माँ जब कमरे में आई तो उनके हाथ में सफेद रंग की चादर थी। हम सब समझ गए कि वह क्या करना चाहती है। मेरी बड़ी बहन गौरी के ससुराल से यह लड़की आई थी, जिसका नाम सीमा था। इससे पहले कि सीमा उस चादर की तरफ देखती, गौरी ने माँ का हाथ पकड़ा और दूसरे कमरे में ले गई। कहने लगी आप क्या कर रही हो? आप तो मेरा भी नाम बदनाम करवा दोगी मेरे ससुराल में। अरे, वह मेरे पति के चाचा की बेटी है, आप कैसी बातें कर रही हैं? किन हरकतों पर उतर आई हो? मेरी माँ ने कहा तुझे नहीं पता आजकल की लड़कियों का। एक एक लड़की ने 4-4 बॉयफ्रेंड बनाए होते हैं। जब दिल भर जाता है तो शादी कर लेती हैं। और यह सब तो रिवाज है। क्यों, तेरे साथ नहीं हुआ था क्या? गौरी ने कहा हाँ, नहीं हुआ था। मेरी सासू माँ बहुत अच्छी है, उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की थी।
और अगर उन्हें सब पता चला तो सोचो मेरी क्या इज्जत रहेगी। वह तो यही कहेंगे कि जब हमने तुमसे कोई सबूत नहीं मांगा तो तुमने हमारे घर की बेटी को क्यों चेक किया। मेरी माँ चुप हो गई। मैंने अपनी बहन से कहा, शुक्र है हमने देख लिया था, नहीं तो भाभी के सामने हम लोग शर्मिंदा हो जाते। यह अच्छी बात है कि जब तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हुआ तो फिर इनके साथ भी नहीं होना चाहिए। मेरी माँ ने कहा, भाभी के आगे तुम तीनों ही उसके आगे पीछे मंडरा रही हो। मेरी बहन गौरी को उसके ससुराल वालों ने बहुत अच्छे से रखा हुआ था, इसलिए तो वहीं से लड़की लेकर आई थी क्योंकि वे लोग बहुत अच्छे थे। उसके बाद भाई भी कमरे में चला गया। लेकिन हमें क्या पता था कि जब सुबह होगी तो बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा। जब सुबह हुई तो भाई उठकर बाहर आ गया, लेकिन सीमा नहीं आई। हम लोग कमरे में गए तो वह मुंह तक रजाई ताने सो रही थी क्योंकि शादी तो उनकी सर्दी में हुई थी। हम अंदर चले गए। हमने कहा, ऐसी भी क्या नींद, और फिर नए घर में जाकर कहाँ नींद आती है। अभी उसके लिए तो यह घर पराया ही था। जब उसे जगाने के लिए आवाज दी तो वह सुन ही नहीं रही थी। 2-3 बार आवाजें दी, सीमा सीमा, नकली खांसी की, लेकिन वह उठ ही नहीं रही थी। अब हम लोग परेशान होने लगे कि बात क्या है, ऐसी भी कौन सी नींद है। जब मेरी बड़ी बहन ने जाकर उसके चेहरे से रजाई हटाई तो हमारे कदमों के नीचे से तो जैसे जमीन ही निकल गई। हमें ऐसा लगा जैसे हमने कोई बुरा सपना देखा हो जो टूट ही नहीं रहा था। साफ पता चल रहा था कि सीमा अब इस दुनिया में नहीं थी। उसका चेहरा नीला पड़ चुका था और उसे देखकर कोई भी यह बता सकता था कि वह न जाने कब से दुनिया से जा चुकी थी। यह सब कैसे हुआ, इसका जवाब तो सिर्फ हमारा भाई दे सकता था, लेकिन वह तो ऐसे उठकर आया जैसे उसे कुछ भी पता नहीं था। उसे फौरन कमरे में लेकर आए और माँ को भी बुलाया। जब सबने यह देखा तो वह हैरान रह गए। उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। मेरी माँ भी ऐसे खड़ी थी जैसे उन्हें होश ही न हो, क्योंकि अब हमें यह बात लड़की के माता पिता को भी बतानी थी और घर में मेहमान भी थे। बहुत बड़ा तमाशा बन गया। बहुत बातें हुई, कई इल्जाम लगे, लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो उसमें साफ लिखा था कि इस लड़की के साथ किसी ने कुछ बुरा नहीं किया था, यह अपनी मौत खुद मरी थी। इसलिए हमारे भाई पर कोई इल्जाम नहीं आया और सबूत भी कोई नहीं था। वे लोग कुछ नहीं कर सके। लेकिन इसके बाद मेरी बहन गौरी की ससुराल में उसकी इज्जत बिल्कुल भी नहीं रही थी। यह बात वह पहले ही समझ गई थी। वह उसी दिन को कोस रही थी कि जब उसने अपने ससुराल से किसी लड़की का रिश्ता बताया था। 2 महीने तक गौरी हमारे घर में ही बैठी रही। उसके पति को उससे कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन सब लोग उसे ही ताने दे रहे थे कि तुम्हारे भाई ने ही कुछ किया है, जबकि कोई सबूत नहीं मिला था। इस बात को 2 साल गुजर गए तो हमने फिर से भाई की शादी करवाने के बारे में सोचा, क्योंकि भाई डिप्रेशन में जा रहा था। उसकी बातें पहले जैसी नहीं रही थी। हम नहीं चाहते थे कि हमारा भाई अपने साथ कुछ कर बैठे। जब उसकी पहली शादी करवाई थी तो वह 22 साल का था और अब 24 साल का हो गया था। अगर कुछ साल और गुजर जाते तो वह 30 साल का हो जाता। हमारे परिवार में लड़कों की शादी इतनी देर से नहीं होती थी, जल्दी करवा देते थे। हम सब बहनों की शादी भी तो जल्दी हुई थी और मेरा भी नंबर आने वाला था। इस दफा मेरी दूसरी बहन ने रिश्ता तलाश किया था, लेकिन यह उसके ससुराल से नहीं था बल्कि उसकी किसी दोस्त की छोटी बहन थी, जिसे पिछले मामले के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। इस बार शादी मंदिर में करवाई गई, ज्यादा धूमधाम नहीं की, क्योंकि ना तो कोई खुश था और ना ही हमारे पास इतने पैसे थे। इस वाली भाभी का नाम सुनीता था और वह दिखने में ज्यादा खूबसूरत भी नहीं थी।
लेकिन भाई ने ऐसी कोई बात नहीं की। शादी की रात तो गुजर गई और दूसरी रात भी बीत गई, लेकिन शादी के तीसरे दिन सुनीता भाभी के साथ भी वही हुआ जो सीमा के साथ हुआ था। हम सब हैरान रह गए और हमारे भाई को इस बार भी पता नहीं चला। उसने कहा, मैं तो सीधे जाकर सो गया था क्योंकि मेरा मूड खराब था। जब वह उठा तो उसने खुद ही चीजें देखी और सबको बुलाया और फिर पता चला कि सुनीता इस दुनिया में नहीं रही। बहुत बड़ा तमाशा बन गया था। वही सब कुछ फिर से हुआ। पहले तो जब यह सब कुछ हुआ था तो हमारे परिवार वाले हमारे साथ खड़े थे, लेकिन अब हमारे परिवार वालों ने भी हम पर उंगलियां उठानी शुरू कर दी। उन्होंने कहा, लगता है ये लोग ही बुरे हैं, पता नहीं इनके घर में क्या है। अब हम लोग यहाँ नहीं रह सकते थे। अगर यहाँ पर रहते तो क्लेश रुकता ही नहीं। हम लोग हमारे गांव वाले घर में चले गए और हमने 1.5 साल वहाँ गुजारा। उसके बाद हम लोग वापस आए। अपना घर बेचकर एक और घर खरीद लिया। इस घर को सेट किया और अब यहाँ रह रहे थे। हमारा मोहल्ला बदल गया था। एक दिन हम तीनों बहनें साथ बैठी थी तो मैंने कहा, यह सब जो हो रहा है क्या आपको अजीब नहीं लगता? उन्होंने कहा, अजीब तो है, लेकिन एक इंसान के साथ एक ही हादसा 2 बार होना भी कोई इतनी अजीब बात नहीं है। हो सकता है कोई बात हो। मैंने कहा, उस कमरे में तो सिर्फ भाई होता है। तो मेरी बहन गौरी कहने लगी, क्या तू अपने भाई पर इल्जाम लगा रही है कि उसने यह सब कुछ किया है? वह ऐसा क्यों करेगा भला? कौन अपनी पत्नी के साथ ऐसा करता है जो सारी जिंदगी उसके साथ गुजारने वाली होती है? और फिर तूने अपने भाई की हालत नहीं देखी? पिछली बार भी वह कितना परेशान था और अब तक भी वह नॉर्मल नहीं हुआ है। इतनी देर तक कोई एक्टिंग नहीं कर सकता। मैंने कहा, मेरा यह मतलब नहीं था, लेकिन यह भी तो हो सकता है कि भाई कोई ऐसा काम कर रहा हो जिसकी वजह से यह सब कुछ हो जाता हो और उसे खुद ही पता न हो। मेरी बहनों ने कहा, ऐसा कौन सा काम हो सकता है? हमारी शादी हो चुकी है, हमें पता है सारी बातों के बारे में। ऐसा कुछ नहीं होता है। तेरी शादी नहीं हुई है, इसलिए तू ऐसी बातें सोच रही है। इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे। लेकिन फिर जब 3 साल गुजर गए और हमारा भाई 27 साल का हो गया तो वह खुद ही एक लड़की पसंद करके ले आया। वह लड़की उसके ऑफिस में काम करती थी। उस लड़की की पहले शादी हुई थी, लेकिन उसका पति इस दुनिया में नहीं था। मेरी माँ ने कहा, तू एक विधवा से शादी करेगा? तो मेरे भाई ने कहा, हाँ, मुझे यह अच्छी लगती है, और वैसे भी वह कौन सी अपनी मर्जी से विधवा हुई है। मेरी भी तो पहले 2 शादियां हुई हैं। और मैंने शीला को इन दोनों के बारे में बताया। उस लड़की का नाम शीला था। हम लोग इस बार शादी करने के हक में नहीं थे। हमने कहा, नहीं करनी है शादी, नहीं तो फिर कुछ हो जाएगा। हमारे रिश्तेदारों ने हमें कहा था कि शायद आप लोगों पर किसी ने काला जादू करवा रखा है, जिसकी वजह से यह सब कुछ होता है कि आपके भाई की कोई भी पत्नी जिंदा नहीं रहती है और अगले ही दिन इस दुनिया से चली जाती है। आप लोग उस काले जादू का तोड़ करवाए। हम लोग इन बातों को मानते नहीं थे। फिर भी एक दिन जबरदस्ती एक औरत को घर बुला लिया था, जिससे मैंने ऑनलाइन बात की थी। वह हमारे घर में आई। बड़ी बड़ी आंखें थी उसकी, जिन पर उसने काजल लगाकर उन्हें और बड़ा किया हुआ था। उसने पूरे घर को आंखें फाड़ फाड़ कर देखा। हम सबको देखा। उसने कहा, पूजा पाठ करते हैं? तो हमने बताया, हाँ, रोज पूजा पाठ करते हैं। दिन की शुरुआत ही ऐसे होती है। इधर उधर देखती रही और जाते जाते उसने मेरे कान में कहा, तुम लोगों के ऊपर किसी ने भी काला जादू नहीं करवाया है। अगर वह कोई झूठी औरत होती तो कहती कि हाँ, काला जादू करवाया है, तोड़ करवाना पड़ेगा, पैसे लगेंगे, सामान लगेगी, यह लेकर आओ, वह लेकर आओ।
लेकिन उसने सीधा कह दिया कि आप लोगों के ऊपर किसी ने भी काला जादू नहीं करवाया है। आप लोगों का घर बिल्कुल सुरक्षित है। आप लोग वहम मत करें और जैसे रह रहे हैं वैसे ही रहें। इसलिए यह बात भी खत्म हो चुकी थी। शीला के साथ भाई ने कोर्ट मैरिज कर ली थी। उसने कहा कि मैं बिल्कुल भी कोई हंगामा नहीं करना चाहता हूँ और न ही किसी को बताना चाहता हूँ। कोर्ट में खड़े होकर ही उन्होंने एक दूसरे को वरमाला भी पहना दी, मंगलसूत्र भी, और भाई ने शीला की मांग में सिंदूर भी भर दिया। यानी शादी धार्मिक रीति रिवाजों के हिसाब से भी हो गई थी और कानून तौर भी शादी रजिस्टर हो गई थी। शीला का इस दुनिया में कोई भी नहीं था। उसके माता पिता इस दुनिया से जा चुके थे। वह बाहर से आई थी और अपने किसी रिश्तेदार के साथ रहती थी और यहाँ किसी हॉस्टल में रह रही थी। शायद इसीलिए भाई को वह अच्छी भी लग गई होगी, क्योंकि उसके आगे पीछे कोई नहीं था। उसे लगा कि उसके साथ जिंदगी आसान गुजरेगी। इस बार भाई ने कहा कि उसके कमरे का दरवाजा खुला रहेगा और शुरू के 1 हफ्ते तक आप में से कोई भी अचानक कमरे में आ जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप आ सकते हैं। और इस बार भाई ने यह भी कहा कि वह अपनी सुहागरात नहीं मनाएगा बल्कि अपनी पत्नी के साथ पहला हफ्ता नीलम गुजारेगी। जैसे ही मेरे भाई ने यह बात कही तो मेरी माँ ने हंगामा शुरू कर दिया। उसने कहा कि यह कैसे तुम्हारे कमरे में 1 हफ्ता गुजार सकती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। भाई ने पूछा क्यों नहीं हो सकता, तो माँ ने कहा कि तुम उसे ब्याह कर लाए हो और उससे इतनी देर दूर रहोगे तो यह अपशकुन होगा। भाई ने कहा कि इस घर में किसी की मौत हो जाए उससे अच्छा है कि बस अपशकुन हो जाए। 1 हफ्ते तक मैं अपनी पत्नी से दूर रहूंगा और प्रार्थना करूंगा। उसके बाद ही मैं उसके पास जाऊंगा और नीलम उसके साथ सोएगी। लेकिन माँ इस बात के सख्त खिलाफ थी, पर फिर भाई ने मना लिया तो वह मान गई। 1 हफ्ते तक मैं उसी कमरे में थी और रात को सोच रही थी कि हो सकता है किसी ने सच में काला जादू कराया हो, कोई चुड़ैल आती हो जो भाभियों को इस दुनिया से भेज देती हो। और आज मैं यहाँ सो रही हूँ तो कहीं मेरी बारी ना हो। मैं पूरी रात सोई नहीं, बस धक्के से नींद आ जाती थी। सुबह उठकर मैं सबसे पहले भाभी को देखती थी कि कहीं कुछ हुआ तो नहीं। भाभी बिल्कुल ठीक होती थी। हमें ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ठीक है। दिन में भाई भाभी एक साथ बैठते थे, खाना खाते थे, बातें करते थे, बाहर भी जाते थे। लेकिन रात होती तो वह मुझे अपने कमरे में सोने के लिए बुला लेते और भाई बाहर जाकर सो जाता। हमें लग रहा था कि सब कुछ ठीक है। 1 हफ्ता तो गुजर गया, ऊपर से 2-3 दिन भी गुजर गए। फिर एक सुबह घर में भाई की चीखें सुनी तो दिल पर हाथ रख लिया और समझ गई कि कुछ बुरा हो गया है। भाभी के अंदर अभी जान थी, लेकिन उनकी तबीयत बहुत खराब हो रही थी। उनका चेहरा नीला पड़ रहा था, हाथ पांव सूज रहे थे, पता नहीं क्या हो रहा था। जल्दी जल्दी अस्पताल लेकर जाना था, लेकिन रास्ते में ही वह इस दुनिया से चली गई। मेरा भाई भी बेहोश हो गया और गाड़ी अस्पताल से वापस मोड़ ली गई। शीला भाभी का तो इस दुनिया में कोई भी नहीं था। उनका अंतिम संस्कार भी हमने ही किया और किसी को पता नहीं लगने दिया। हम लोग वैसे भी दूसरे मोहल्ले में रहते थे। मोहल्ले के कुछ लोग आए थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि पहले हमारे साथ क्या हुआ है। अब तो शक हो गया था कि कोई ना कोई ऐसी बात है जो हमारी आंखों के सामने से गुजर रही है, लेकिन हम लोग उसे देख नहीं पा रहे हैं। मैं कमरे में ही थी। जिस रात मैं कमरे से निकली उसी रात यह सब कुछ हो गया। आखिर ऐसा कैसे हो सकता था? 8 दिन तक मैं उस कमरे में थी तो कुछ नहीं हुआ, भाभी बिल्कुल ठीक थी। लेकिन जैसे ही 9वें दिन मैं कमरे से बाहर निकली और मेरा भाई अंदर जाकर सोया तो यह मामला हो गया।
मेरा भाई इस बार ऐसा टूटा था कि हम बता नहीं सकते, क्योंकि यह लड़की उसने खुद पसंद की थी और उसने उसके साथ 7-8 दिन भी गुजारे थे। यह लोग बाहर भी जाते थे, खाते पीते थे, एक दूसरे से बातें करते थे, इसलिए उसके दिल पर चोट लगी थी और उसने कह दिया था कि मुझे किसी से शादी ही नहीं करनी है। वक्त भी गुजरने लगा था। मेरा भाई 30 साल का हो गया था। इन्हीं दिनों मुझे मेरी एक दोस्त की कॉल आई जो शादी करके बाहर के मुल्क चली गई थी। उसके बाद से उसने मुझसे कोई संपर्क नहीं किया था। आज अचानक कॉल की तो मैं उससे बातें सुनाने लगी कि तेरी क्या अनोखी शादी हुई थी, जो शादी के बाद तूने न कोई मैसेज किया न कोई कॉल, बिल्कुल संपर्क ही नहीं रखा। ऐसा थोड़ी होता है। शादी हो गई तो क्या हमें भूल गई? और अब तुझे ख्याल कैसे आ गया? मैं बोलती ही जा रही थी, पूछ रही थी कि जीजू कैसे हैं? लगता है तुझसे बहुत प्यार करते हैं, तभी तो उन्हें पाकर तू हम सबको ही भूल गई। अचानक मुझे उसकी रोने की आवाज आई और मैं हैरान रह गई। मैंने कहा, नेहा क्या बात है, क्या हो गया? उसका नाम नेहा था। वह कहने लगी, तेरे जीजू ने तो मुझे 1 महीने बाद ही छोड़ दिया। मैं यह सुनकर हैरान रह गई। मैंने कहा, क्या मतलब? तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तो कब से इंडिया वापस आ गई हूँ, लेकिन पता चला कि तुम लोग इस मोहल्ले से शिफ्ट हो गए हो। बड़ी मुश्किल से पुरानी डायरी से तेरा नंबर निकाला और तुझसे बात कर रही हूँ। मैंने कहा, तू वहीं पर रुक, मैं तेरे घर आ रही हूँ। मैं उसके घर चली गई। जब मैंने उसे देखा तो हैरान रह गई। ऐसा लग रहा था कि वह बेचारी साल बूढ़ी हो गई है। गलत इंसान के साथ आप 1 महीना भी गुजार लो तो आपके साथ यही होता है। मेरी यह दोस्त डॉक्टर थी और अच्छी भली समझदार लड़की थी। अच्छे परिवार से थी। बचपन से मैं इसे जानती थी। मुझे पहले ही पता चल गया था कि इसमें उसकी गलती नहीं है। उसने कहा, शादी की पहली रात ही मेरे पति ने मुझ पर हाथ उठाया और मुझे पता चल गया कि मेरी जिंदगी बर्बाद होने वाली है। वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता था, मुझ पर हाथ उठाता था, झगड़ा करता था और मैं हैरान रहती थी कि पता नहीं इसे क्या परेशानी है, जबकि मैं कोई गलती भी नहीं करती थी। फिर मुझे धीरे धीरे पता लगने लगा कि शायद वह मानसिक रोगी है, क्योंकि उसकी हरकतें ही ऐसी थी। फिर उसकी माँ ने यह बात बता दी और कहा कि हाँ, हमने सोचा था कि शादी होगी तो ठीक हो जाएगा। मेरे पास 2 रास्ते थे, या तो सारी जिंदगी इसी तरह की जिंदगी गुजारूं, या फिर इस तरह झूठ बोलकर अपने परिवार वालों के पास वापस आ जाऊं और फिर तलाक के लिए केस कर दूं। और मैंने दूसरा रास्ता चुन लिया। मैंने देखा नेहा की बाजू पर अभी भी निशान थे। मैंने कहा, क्या उसने ये सब कुछ तेरे साथ किया? तो कहने लगी, हाँ, उसी ने मेरे साथ किया। मैं यह सब कुछ कभी नहीं भूल सकती। मेरा दिल टूट गया है, मेरी आत्मा मर गई है, मैं अब किसी के काबिल नहीं रही। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे समझाया। फिर वह 2 हफ्ते बाद मेरे घर मुझसे मिलने आई। मेरी माँ से भी मिली। मैंने उसे अपने भाई के बारे में सब कुछ बताया तो वह हैरान रह गई। उसने कहा, तुम लोगों ने पता करने की कोशिश नहीं की कि यह सब कुछ कैसे हो रहा है? मैंने कहा, हम किस तरह पता कर सकते हैं? हमने तो पोस्टमार्टम भी करवाया था, भाई से भी पूछा था और 8 दिन वाली बात भी उसे बताई कि 8 दिन तो मैं कमरे में थी, ऐसा वैसा तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही मैंने कमरा छोड़ा तो यह सब कुछ हो गया। भाई के पास बहुत पैसा है, उसने वह पुराना वाला घर भी खरीदा है और इस मोहल्ले में नया घर भी खरीद लिया है। हमारे लिए गाड़ी भी निकाली है, उसका काम बहुत अच्छा चल रहा है। परसों माँ के लिए सोने के कंगन भी बनाकर लाया था।
मुझे लगता है कि उसके भाग्य में पैसा तो है, लेकिन हमसफर नहीं है। होते हैं ना कुछ लोग जिन्हें सब कुछ नहीं मिलता। मुझे लगता है कि मेरा भाई भी ऐसा ही है। उसने इतना पैसा कमाया, हमें किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन बस इस घर में भाभी नहीं आ रही है। अब तो मेरी भी शादी तय हो गई है और मेरा भाई मेरे लिए ऐसा दहेज बना रहा है कि पूरी दुनिया देखेगी कि किसी भाई ने अपनी बहन को दहेज दिया था। लेकिन मैं चाहती थी कि मेरी शादी होने से पहले इस घर में एक भाभी आ जाए, ताकि यह घर सूना न रहे, मेरी माँ और मेरे भाई को अकेला न रहना पड़े। पर लगता है किस्मत को कुछ और ही मंजूर है। नेहा अपने बारे में बताने लगी। उसने कहा, मेरे माँ बाबूजी भी अब इस दुनिया में नहीं रहे और अब मुझे अपनी भाभी भी बर्दाश्त नहीं हो रही। लेकिन अब मुझसे शादी कौन करेगा? लोग कहते हैं कि कितना अच्छा रिश्ता था, इसको विदेश ले गया और फिर भी इसकी उससे नहीं निभी। तो इसका मतलब इसमें ही कोई गलती है। वह बहुत परेशान थी। उसकी परेशानी देखकर मेरे दिल में एक बात आई, लेकिन यह बात ऐसे नहीं आई। 2-4 मुलाकातों के बाद मैंने यह मशवरा अपनी बहनों से किया। उन्होंने कहा, पहले हमारा दिमाग खराब था, हमने भाई की शादी करवाई। फिर उसका अपना दिमाग खराब हुआ, जो वह किसी की लड़की उठाकर ले आया जो इस दुनिया में नहीं रही। और अब लगता है तू अपने सिर पाप लेना चाहती है। तेरी शादी होने वाली है, तू इस तरह की हरकतें न कर। बार बार हम घर भी नहीं बदल सकते। मेरी बहनों ने तो अब मेरे घर आना भी छोड़ दिया था और उनके ससुराल में उनको बहुत बातें सुनाई गई थी। उनको दी गई ताने, जैसे कि कहते कि लगता है तुम लोगों ने कोई पाप किया है जो तुम्हारे परिवार पर इतनी बड़ी परेशानी है। पता नहीं किस किस्म के लोग हो, इसलिए उन्होंने कहीं आना जाना ही छोड़ दिया था। फिर उन्होंने कहा, भाई की आखिरी शादी भी बहुत चुपचाप की थी, लेकिन फिर भी उसके बारे में सबको पता चल गया था। ऐसी बातें कहीं छुपती नहीं है, कहीं ना कहीं से निकल जाती हैं। लोग बोल ही देते हैं। मैंने नेहा से कहा, अगर तुम मेरे भाई से शादी करोगी, तो वह हैरान रह गई, क्योंकि उसी दिन उसकी भाभी ने उसे घर से निकालने को कहा था और उसका भाई भी साथ था। वह बहुत परेशान थी। थोड़ी देर के लिए मेरे घर आ गई थी, लेकिन उसे वापस जाना ही था। वह कहने लगी कि शादी तो मैं तुम्हारे भाई से कर लूंगी, लेकिन तुम जो इतनी कहानियां सुन चुकी हो, उनका क्या तुम मुझे भी इस दुनिया से भेजना चाहती हो? मैंने कहा कि नहीं, लेकिन यही तरीका है जिससे हमें पता चल सकता है कि यह सब कुछ कैसे हो रहा है। मैंने उसे बहुत सारी कहानियां सुनाई और उसे मनाया। जब यह बात उसने मान ली, तो मैंने सुनी कि मेरी माँ किसी से फोन पर बात कर रही थी। मुझे उनकी आखिरी बात सुनाई दी, जो बहुत अजीब थी। वह कह रही थी कि अब इस चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारे पिछले पैसे भी दे दूंगी। मैंने पूछा कि किससे बात की थी और क्या किसी से उधार लिया था। उसने कहा कि हाँ, कुछ लिया था, वही पैसे मांग रही थी। मैंने अपने भाई को बताया और वह नाराज हो गया और गुस्सा करने लगा। मैंने कहा कि क्या वह पागल हो गई है? मेरी माँ ने पूरी तरह से इनकार कर दिया, लेकिन मैंने अपने भाई को किसी तरह से मना लिया। मैंने कहा कि टूटे हुए लोग ही एक दूसरे को संभाल सकते हैं। भाई और मेरी दोस्त दोनों बहुत परेशान थे। उसकी भाभी और भाई ने उसे घर से निकाल दिया और अब वह हमारे घर में रहने लगी। अब हमने भाई के दिमाग में यह डाल दिया कि उसकी शादी उससे करवा दी जाए। शायद भाई खुदगर्ज हो गया था, इसलिए उसने कहा कि ठीक है, लेकिन उसने यह भी कहा कि हम वैसे ही रहेंगे जैसे पहले रहते थे। रात को तुम अपनी दोस्त के साथ कमरे में सोया करोगी या वह तुम्हारे कमरे में आकर सोएगी और सिर्फ दिन में ही एक दूसरे के साथ रहेंगे। हमने 8 दिन इसी तरह बिताए और कुछ भी नहीं हुआ।
मैंने कहा कि कोई ना कोई तरीका निकाल लेंगे। इतनी बार ठोकर खाने के बाद भी अगर हम मूंग के बल गिरे तो इसका मतलब हमारे अंदर ही कोई दोष है। इस बार भी हमने कोर्ट मैरिज करवाई और रीति रिवाज भी पूरे किए। मेरी दोस्त नेहा अब मेरे भाई की पत्नी बन गई थी। 1 महीने तक हम यही स्थिति बनाए रहे। मैं हमेशा नेहा के साथ होती थी। एक दिन मेरी माँ ने कहा कि यह सब ठीक नहीं है। जब लड़के लड़की की शादी हो जाती है तो उनके सुहागरात जरूरी होते हैं, नहीं तो घर पर आपत्ति आती है। मैंने कहा कि पिछली बार भी यही कहा था, लेकिन ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था। मैं हमेशा नेहा के साथ रहती थी, उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ती थी। दिन भर वह मेरे साथ रहती थी और रात को हम वैसे भी साथ सोते थे। लेकिन मेरी भी 1 साल बाद शादी थी और मेरे होने वाले पति भी विदेश में थे। उन्होंने कहा था कि छुट्टी पर लौटेंगे तो शादी होगी। 2-3 महीने बीत गए और कुछ नहीं हुआ। हम बड़े खुश थे कि लगता है हमारे पीछे कुछ मसला था, लेकिन वह ठीक हो गया। एक दिन नेहा ने गलती कर दी कि वह अपने पति के कमरे में जाकर सो गई। उसने कहा था कि वह थोड़ी देर के लिए जा रही है, सोने के लिए मेरे कमरे में आ जाएगी। लेकिन मुझे पहले से ही पता था कि क्या होने वाला है, इसलिए मैं भी कमरे के अंदर छुप गई थी। भाई वहां आया ही नहीं। मैंने जो मंजर देखा उससे सारी सच्चाई सामने आ गई। मैं सोचने लगी कि ऐसा क्यों हुआ। थोड़ी देर बाद नेहा और मेरे कमरे से चीखने की आवाजें आने लगी। जब हमसे पूछा गया कि क्या हुआ, तो हमने कहा कि हमने चूहा देखा था, इसलिए डर रहे हैं। फिर एक दिन मैंने अपने भाई को और नेहा को अपने सामने बैठाया और कहा, भाई, आज मैं तुम्हें ऐसी बात बताने जा रही हूँ जिसके बाद तुम्हारी सारी जिंदगी बदल जाएगी और तुम्हें तुरंत एक बहुत बड़ा फैसला लेना पड़ेगा। उसने कहा, क्या बात है, मुझे बताओ। मैंने उसे बताया और भाई फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपना सिर पकड़ लिया। नेहा भी हैरान रह गई। हमारी आंखों में भी आंसू थे। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे घर में ऐसा कुछ हो रहा है और हम सब बेखबर थे। असल में मेरे भाई की जिंदगी में जो भी कुछ हुआ उसकी जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि हमारी माँ थी। यही सब उसके द्वारा किया गया था, क्योंकि वह हमेशा कहती थी कि अगर बेटे की शादी कर दी तो वह हमें पैसे नहीं देगा। उसने मेरी सभी भाभियों के साथ ऐसा ही किया था। कभी किसी पर सांप छोड़ देती थी तो कभी किसी के साथ ऐसा करती थी कि वह पोस्टमार्टम में बिल्कुल भी न आए और उन्हें इस दुनिया से भेज देती थी। हम हैरान थे कि हमारी माँ ऐसा सब कैसे कर सकती है। भाई हमारे सभी खर्च उठाता था। मेरी पढ़ाई भी चल रही थी। पढ़ाई खत्म हो गई, अब वह मेरा दहेज बना रहे थे। उसने बाकी बहनों का भी दहेज बनाया और महीने के महीने उन्हें कुछ न कुछ भेजता था। शादी नहीं हो रही थी, क्योंकि जब मैं अपनी भाभी शीला के साथ रह रही थी तो माँ को मौका नहीं मिल रहा था। उसने कहा कि दूल्हा दुल्हन की शादी हो और वे एक दूसरे से दूर रहें तो अच्छा नहीं होता। जिस दिन मैं अपनी भाभी शीला के साथ नहीं थी, उस दिन वह इस दुनिया से चली गई थी। यह सब कुछ मेरी माँ का किया धरा था। वह किसी से फोन पर बात कर रही थी, इसलिए कि वह फिर से किसी से सांप मंगवा रही थी। ऐसा जहरीला सांप जो काटने के बाद पानी भी नहीं मांगता। शायद पहले ही किसी से मंगवा लिया था और उसके पैसे अभी तक नहीं दिए थे। जैसे ही मैं वहां से गई, उन्होंने कॉल काट दी। अब जो मैंने अपनी आंखों से देखा वह यह था कि जब मेरी भाभी सो रही थी तो माँ ने एक पिटारी खोली और उसके अंदर से सांप निकालकर उसके कमरे में छोड़ दिया। मैं कमरे में छुपी हुई थी और मैंने कैमरा भी चालू रखा था, क्योंकि मैं उनकी वीडियो बनाना चाहती थी। वीडियो तो मैंने बना ही ली, लेकिन साथ ही मैंने उस सांप को भी मार डाला ताकि मेरी भाभी की जान बच सके।
हम लोग चीख चिल्ला रहे थे, लेकिन जब बाकी लोग कमरे में आए तो हमने कहा कि हमने चूहा देखा है। मेरे भाई ने अपना सिर पकड़ लिया और हम लोग भी हैरान रह गए कि अब क्या किया जाए। मैंने कहा कि इन तीनों का क्या कसूर था, उनकी क्या गलती थी। यह सब कुछ माँ की वजह से हुआ है। अब हमें अपनी माँ को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए, लेकिन इस तरह करने से क्या फायदा होगा। भाई ने कहा कि उसने सोच लिया है कि उसे क्या करना है। उन्होंने नेहा को एक अलग फ्लैट दिला दिया और जब माँ ने पूछा तो कहा कि उसने उसे छोड़ दिया है। वह इस दुनिया में तो है, लेकिन वह उसके साथ नहीं रहना चाहता। मेरी शादी करवा दी गई, जो बहुत धूमधाम से हुई। मैं अपने घर की हो गई और उसके बाद मेरे भाई ने माँ को हमारे मामा के पास भेज दिया और कहा कि वह विदेश जाकर नौकरी करना चाहता है। माँ मामा के पास चली गई और वह नेहा के साथ घर में रहता है। अब इसे 2 साल हो गए हैं और माँ को अभी तक पता भी नहीं चला है कि यह सब कुछ चल रहा है, क्योंकि हम लोगों के अलावा किसी को नहीं पता है और हम बताते भी नहीं हैं। पता नहीं यह कब तक चलेगा, क्या होगा और क्या नहीं होगा। लेकिन भाई का कहना है कि वह कभी भी अपनी माँ और पत्नी को एक साथ नहीं रख सकता और न ही अपनी माँ को यह सब कुछ बताकर जाहिर कर सकता है कि उसने यह सब कुछ किया है। ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। माँ शायद भूल गई कि वह हमारी माँ है और एक माँ के दर्जे पर कायम नहीं थी। उसे ऐसा सब कुछ नहीं करना चाहिए था, लेकिन हमें तो याद है कि वह हमारी माँ है। यही प्रॉब्लम है कि माता पिता अगर आपके साथ कुछ बुरा करें तो आप उन्हें सजा कैसे दे सकते हैं। अब आप लोग ही बताएं कि इसके बाद हम क्या करें। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको सुनकर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।